हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाल अधिगम परिक्रिया प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग डॉक्टर एस.के. मंगल और श्रीमती शुभ्रा मंगल की बुक से यूनिट सेकंड को डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट आपने अगर नहीं देखी है तो आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। इस बुक में टोटल 4 यूनिट्स हैं, तो यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड में आएगा अधिगम के प्रारूप, जिसे हम मोड्स ऑफ लर्निंग कहते हैं, कि कौन कौन से अलग अलग लर्निंग के अलग अलग अप्रोचेस जो है डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी है। उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं, किसी ने ह्यूमन बींग्स पे किया, किसी ने जानवरों पे किया, तो और फिर उसकी इम्प्लीकेशंस दी है कि मनुष्य पे उसकी इम्प्लीकेशंस क्या रहेगी और कैसे हम अपने क्लासरूम में उसका यूज़ करेंगे। तो इसमें आ जाता है इसमें हमारे टॉपिक्स होंगे। इसमें टोटल हमारी 3 थ्योरी दी है। एक तो है हमारी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी जिसे हम प्रयास और त्रुटि उपागम कहते हैं। थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग है, जिसके अंदर 2 थ्योरी आपको मिलेंगी, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और एक होगी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग। और हमारी लास्ट होगी थ्योरी लर्निंग बाय इंसाइट, अंतःदृष्टि या सूझ द्वारा सीखना। तो शुरू करते हैं। हमारी जो पहली थ्योरी है, सबसे पहले अगर हम कहें कि सीखना क्या होता है, वो हमने डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है, तो मैं वही चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। तो इसमें अप्रोच आती हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं लर्निंग की या अप्रोचेज़ हैं। कैसी आप क्लासरूम में जाते हो तो क्लास में आप अलग अलग सिचुएशन को देखकर हमें अलग अलग जो मेथड्स है वो अप्लाई करने पड़ते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग हम जो मेथड्स अप्लाई करते हैं, वो मेथड दिया किसने है, उसके बारे में किसने बताया, या आपके सामने कोई सिचुएशन है, आप उसमें क्या अपना साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड लगा रहे हो, एटीट्यूड अपना रहे हो, तो वो सब आपकी इन थ्योरीज पे बेस्ड होता है कि हमारी क्लासरूम सिचुएशन या रियल लाइफ में आप इसको देखो। लेकिन हम जितनी भी बातें करेंगे वो ज़्यादातर हम अपने क्लासरूम से जोड़कर करेंगे। तो हम कैसे सीखते हैं? हर बच्चा जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर मनुष्य अलग तरीके से सीखता है, अपना इंडिविजुअलिटी होती है हर इंसान में। तो एक ही थ्योरी सब पे हम बेस्ड नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा हो सकता है कि एक इंसान पे कई थ्योरी का हम यूज़ करें या अलग अलग इंसान पे अलग अलग का यूज़ करें। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है लर्निंग का, यानी कि थ्योरीज का, सीखने के सिद्धांतों का जो वर्गीकरण है, उसको 2 पार्ट्स में, श्रेणियों में बांटा गया है। वो इसमें एक ए श्रेणी है और एक 2 श्रेणी है। और जो हमारी ये जो 4 थ्योरी हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, जिसे हम बिहेवियरल एसोसिएशन थ्योरी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस रहता है व्यवहार पे, कि व्यवहार में हमें क्या बनाना, रिलेशनशिप बनाना है। और दूसरा रहता है कॉग्निटिव एंड फील्ड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, और इसमें थ्योरी वो आती है जिसमें जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने व्यवहार की जगह किसी के कि बच्चा क्या व्यवहार कर रहा है या मनुष्य क्या व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार को न लेकर उसके दिमाग के बारे में जो बात करते हैं, वो होते हैं हमारे कॉग्निटिव एंड फील्ड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जिसे हम ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो हमारा जो है हमारी पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ थ्रोनडाइक। ये थ्रोनडाइक का संयोजनवाद या सीखने की प्रयास और त्रुटि विधि कहते हैं हम इसे। इसके अलग अलग नाम हैं, आपको नाम याद रखने हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश के नाम याद होने चाहिए। तो इसमें थ्रोनडाइक का कनेक्शनिज्म कह सकते हैं कि किसने थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म दी थी, तो आपको पता होना चाहिए किसने दी थी। E.L. थ्रोनडाइक ने दी थी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी हम कहेंगे। तो थ्रोनडाइक ने क्या किया, बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, मुर्गियों पर, चूहों पर, बिल्लियों पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ सिद्धांत बनाए हैं, कुछ लॉज बनाए हैं, जिस लॉज का हम क्या करते हैं, हम उसका इम्प्लीकेशन अपने क्लासरूम में या अपनी रियल लाइफ में करते हैं। तो उन्होंने
बोला कि जो उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो मेनली हम जो चर्चा में रहता है वो उनका बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट रहता है। उन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। तो आप ये इमेज में देख रहे हैं कि ये क्या है, एक केज है, एक पिंजरा है। इसके अंदर एक बिल्ली क्या है, भूखी है। और पिंजरे के बाहर हमने क्या रख दी है, यहाँ पर हमने एक मछली रख दी है। और जो मछली की स्मेल है वो क्या कर रही है, वो एक अभिप्रेरणा का काम कर रही है। ठीक है, जो बिल्ली है उसको क्या कर रही है, वो एक्साइटेड कर रही है कि वो बाहर जाए और इस मछली को खा ले। लेकिन इसका जो गेट है वो लॉक्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक जगह पे जो है ना, एक बटन लगा हुआ है। अगर बिल्ली उस बटन को प्रेस कर देगी तो ये गेट ओपन हो जाएगा और बिल्ली आकर खाना खा लेगी। लेकिन बिल्ली को नहीं पता कि ये बटन कहाँ लगा हुआ है। तो बिल्ली क्या करती है, बिल्ली इधर उधर भागती रहती है और गलती से एक बार उससे वो जो लर्च है वो क्या होता है, उससे प्रेस हो जाता है और गेट खुल जाता है। वो बाहर आती है और मछली खा लेती है। ऐसा ही जब हम बार बार ट्रायल किया जाता है तो उसके जो फेलियर्स थे वो कम हो जाते हैं। पहले मान लो बिल्ली ने 10 बार गलतियां करी और 10वीं बार जाके उसका क्या है, झटके से पैर खुल गया। अब की बार क्या करेगी, अब उसको थोड़ा आइडिया होगा कि इस एरिया में कुछ था। ठीक है, पहले तो पूरे कमरे में मान लो राउंड लगा रही है। अब वो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये साइड वाले एरिया में से कहीं से मैंने कुछ दबाया है और गेट खुला है। तो अब उसने 5 बार क्या किया, ट्राई किया और खुल गया गेट। तो ऐसा जब वो बार बार करेगी तो एंड में उसे पता चल जाएगा कि ये एक बटन है, इसको अगर मैं इस पे पैर लगा रही हूँ, इसको प्रेस कर रही हूँ, तब गेट खुल रहा है और मैं आके खाना खा रही हूँ। तो ये होती है हमारी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी होती है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। गलती करेगा, फिर उससे क्या किया, उसने सीखा, फिर उसकी जो गलतियां हैं वो कम होती रहेगी और एट लास्ट हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये वाली अगर हम रियल लाइफ में, आपको रट्टा नहीं लगाना, हर बुक में अलग अलग लिखा हुआ है कि किसी थोड़ा थोड़ा कि वो उसने यहाँ कूदी वहाँ कूदी, बस आपको जीस्ट को याद रखना है, समरी को इसकी। तो इम्प्लीकेशन है कि आप मान लो साइकिल चलानी आपने सीखनी है, तो साइकिल आप चलाते हो, ठीक है, तो साइकिल आपने एक बारी में आपको चलानी नहीं आई, आप बार बार गिरे हो, उठे हो, फिर आपको गलती समझ में आई है कि बैलेंस कैसे करना है। तो कई बार आपने प्रैक्टिस करी, फिर आपको साइकिल चलानी आई। कोई भी काम हो, ठीक है, तो हम उसको बार बार आपकी हैंड राइटिंग है, पहले आपको जब आप छोटे थे आपसे ए फॉर एप्पल लिखा नहीं जाता था, तो उसकी आप रोज़ प्रैक्टिस करते थे, फिर आपको वो लिखना आ गया। कोई टेबल लर्न करना हो, फिर वो आ जाता है। तो हर चीज़ क्या है, हम बार बार करेंगे तो एंड में वो आ जाएगी। लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है। मान लो कि मैंने ए फॉर एप्पल लिखा, ठीक है, और ये क्या है, ये मैंने क्या किया, गलत लिखा है, और अगली बार मुझे क्या करना है, सही लिखने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि डिटो अगर मैं पहले वाला ही चीज़ बार बार करूँगी तो मेरे अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा। मान लो आप किसी एग्ज़ाम में जाते हो, एग्ज़ाम में आपके क्या है, आपको अपनी कमी पता चल गई है कि मेरी ये कमज़ोरी है, मेरा ये वाला एरिया जो है वीक है, कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता। तो अब की बार आप वो मैथ्स की वजह से फेल हो गए, ठीक है, आपके मान लो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम था, मैथ आई उसमें 20 नंबर की, और 20 में से आप क्या है, 0 नंबर, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आप फेल हो गए एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट टाइम फिर आपका 200 का एग्ज़ाम है, वही एग्ज़ाम है, और फिर उसमें आपको पता है 20 नंबर की मैथ आएगी। अगर आपने इस 0 की जगह अगर 2 नंबर भी लाए ना, तो हम कहेंगे कि आपने कुछ इम्प्रूवमेंट करी है। लेकिन आपने अभी भी और आपको पता है मैथ के बिना आप पास नहीं हो सकते, आप उसको टच नहीं कर रहे, फिर आपके 0 आ रहे हैं, तीसरी बारी में फिर 0 आ रहा है, चौथी बारी में फिर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कोई भी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, आप अपनी गलती को सुधार नहीं रहे हो। तो ये सिद्धांत जब लागू होगा जब आप
अपनी गलती को सुधारोगे और एंड में बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बन जाओगे उस क्षेत्र में, उस स्पेसिफिक चीज़ में। अगर आपके अभी 0 आए, अगली बार आपके अगर 2 नंबर आ रहे हैं, फिर 3 नंबर आ रहे हैं, फिर 10 नंबर आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, फिर 20 आ रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है। तो ये जो गलतियों से जब हम सीखना जब हम करते हैं, जब हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। बिना अप्रिसिएशन के, ठीक है, हम नहीं सीख पाते। या तो हमें किसी चीज़ का डर होता है, ठीक है, तब हम सीखते हैं। लेकिन ये डर का कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल गलत होता है कि पनिशमेंट, किसी को डराना, किसी को पनिशमेंट देना, उससे वो इंसान वो चीज़ नहीं सीख पाएगा। कोई भी चीज़ वो थोड़े टाइम के लिए याद रहेगी लेकिन बाद में भूल जाएगा। अगर मान लो आपकी मैडम ने कहा कल आपका टेस्ट है और आपको ये क्वेश्चन आंसर का टेस्ट है और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि लिखा क्या हुआ है, लेकिन डर की वजह से कि मैडम डंडे मारेगी, मेरी बेइज्जती करेगी, तो आपने क्या किया, रट्टा लगा लिया। लेकिन जो लिखा हुआ है वो आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, डिट्टो आपने याद करके टेस्ट में लिख दिया, आपके नंबर आ गए। लेकिन जब थोड़े दिन बाद आप फिर भूल जाते हो क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता था। अगर आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आपकी गलती सुधारी जाएगी तो आप क्या करोगे, मोटिवेशन मिलेगी, ये सब होगा, तो आपको वो जो लिखा हुआ है ना, आप बताओगे कि मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है, आप मुझे एक्सप्लेन कर दो, इसका मतलब बता दो तो मुझे याद रहेगा। तो सामने वाला इंसान भी एक पॉजिटिव वे में आपकी मदद कर रहा है और आप अपनी गलती को सुधार रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, तो ये वाला जो आप करोगे ये आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे आप साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हो और आपको ब्रेक लगाने नहीं आते और आप बार बार गिर जाते हो, जब तक और कोई एक तो है आपको आके गालियां दे रहा, आपको कह रहा है कि आपके बस की नहीं है चलाना, आप नहीं कर सकते, वहीं अगर दूसरा इंसान आपकी गलती बता रहा है और आपको समझा रहा है तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो यही हमारा ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत होता है। कोई भी चीज़ें इसी तरीके से हम सीखेंगे। तो इसमें ये है जो ट्रायल एंड एरर में, इसमें कुछ जो है स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, ये इसमें होता है सबसे पहले हमारा एक ड्राइव होता है, चालक होता है, और एक, या हम कह सकते हैं अभिप्रेरक या मोटिव होता है। एक ड्राइव होता है जिसकी वजह से हम उस काम को करना चाहते हैं। जैसे बिल्ली के लिए क्या थी, बिल्ली भूखी थी और उसमें जो स्मेल आ रही थी फिश की, वो उसके लिए एक ड्राइव का काम कर रही थी, इसलिए वो इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इधर से उधर कूद रही थी कि मुझे कैसे भी करके मछली खानी है। तो ऐसे ही हर इंसान के अंदर एक ड्राइव होना चाहिए। जैसे आप में से कुछ लोग ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो किसी को अपने जेबीटी के एग्ज़ाम में पास होना है, बीएड में होना है या नौकरी के एग्ज़ाम में पास होना है, तो उसमें क्या है, उसके अंदर एक ड्राइव है, एक मोटिव है कि मैं ये वीडियो इसलिए देख रही हूँ जिससे कि मैं क्या है पास हो सकूं। तो एक ड्राइव होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए इसके अंदर। फिर है ड्राइव के साथ साथ एक लक्ष्य भी होना चाहिए कि लक्ष्य भी है मेरा, कि मान लो ड्राइव है या मोटिव है मेरा कि मुझे क्या है, सीटेट में पास होना है, ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, और मुझे उसके लिए पास होना है। सीटेट का या सीटेट का नोटिफिकेशन आया, आप उत्तेजित हो गए, सीटेट का नोटिफिकेशन देखते ही आपके दिमाग में सपने आ गए कि सीटेट पास होगा और फिर मैं डीएसएसबी पास करूंगी, मैं टीचर लगूंगी। तो ये क्या है, जो इसका सीटेट का पेपर होगा, उसका नोटिफिकेशन आते ही आपका उत्तेजित हो जाना, वो आपका क्या है, ड्राइव का काम कर रहा है, मोटिवेशन का काम कर रहा है उस पर। अगर अब दूसरा आ जाता है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होगा, अब आपका लक्ष्य है कि मुझे अब की बार सीटेट में पास होना ही होना है, तो लक्ष्य क्या है, सीटेट में पास होना। अब है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, यानी ब्लॉक इन अचीविंग गोल। अब आपकी लक्ष्य प्राप्ति में क्या बाधा है, लक्ष्य प्राप्ति में ये बाधा है कि आपको 90 नंबर लाने हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या है, सिलेबस नहीं पता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढूं। तो ये क्या है, ये जो पेपर है सीटेट का और इतने नंबर लाना, वो आपके लक्ष्य प्राप्ति में क्या है, बाधा का काम कर रहे हैं कि
पेपर आपका सर्टिफिकेट सीटेट का जब भी मिलेगा पासिंग का, जब आप इतने नंबर लाओगे। अब आप क्या करते हो, आपको कुछ टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर नहीं है और बिना उनको पढ़े आपके 90 नंबर नहीं आ सकते। फिर आपने क्या किया, रैंडम मूवमेंट्स लोगे, उल्टे सीधे प्रयत्न करोगे। आपने वीडियो देखी कोई भी जनरल यूट्यूब पे, कहीं अपने फ्रेंड से पूछा, अपने सीनियर से पूछा कि तुमने कहाँ से पास किया था, कहीं कोचिंग सेंटर पे जा रहे हो, सेल्फ स्टडी के लिए कुछ कर रहे हो, तो ये आप जो रैंडम मूवमेंट्स कर रहे हो, उल्टे सीधे प्रयास कर रहे हो, ये भी क्या है, आप किस लिए कर रहे हो, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप कर रहे हो। और अभी तक आपके अंदर क्या ड्राइव है और मोटिव है कोई। फिर आप क्या करोगे, क्या होगा, संयोगवश सफलता मिलना, टू गेट चांस सक्सेस। अब है क्या, आप क्या है, आपने प्रयत्न किए, अपने दोस्तों के पास गए, सीनियर के पास गए, इधर उधर से देखी वीडियो, हर जगह कुछ देखा और आपको सक्सेस मिल गई। अब आपको पता चल गया कि इतने सारे प्रयत्न करने के बाद कि हाँ, ये वाला एक यूट्यूब चैनल है, ये अच्छा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ, ना टाइम वेस्ट होगा इतना। या आप अपने किसी सीनियर के पास गए, उसने पूरा गाइड कर दिया कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, आपको पास सारी बुक्स हो गई, तो ये क्या होगा, आपको संयोगवश क्या हो गई, सफलता मिल गई। अब नेक्स्ट फिर क्या होगा, फिर होगा आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। अब आप क्या है, पूरा आपने अपना टाइम टेबल बना लिया, अब सीटेट की तारीख आने वाली है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, सब कुछ हो गया। अब है सिलेक्शन करोगे प्रॉपर मूवमेंट का। प्रॉपर मूवमेंट का सिलेक्शन मतलब आप पूरी तैयारी आपने अच्छे से कर ली है, सब कुछ आपका हो गया है। अब आ जाएगी, आप मान लो पास हो गए, पास होने के बाद अब आप में स्थिरता आ जाएगी, फिक्सेशन आ जाएगा। स्थिरता कैसे आ गई, जैसे जो बिल्ली थी, बिल्ली ने क्या इतनी कोशिशें करी, एंड में उसे पता चल गया भैया ये है, इस पे प्रेस करो, गेट खुल जाएगा, खाना मिल जाएगा। तो ऐसे जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो आप में स्थिरता आ जाएगी, आप उस चीज़ से क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। अब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं रही, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए थी जब आपको वो मिल जाती है तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते। तो आप क्या करोगे, फिर एक नया ड्राइव आएगा, आपकी एक नई इच्छा आएगी, नया मोटिव है, अब आप उसके पीछे घूमना फिरना शुरू कर दोगे। तो इसलिए ये एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। एक चीज़ जब हमें मिल जाती है तब हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ के पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये एक लाइफ का प्रोसेस होता है। अब थ्रोनडाइक ने नियम दिए थे, उन्होंने जो कहेंगे मेन नियम जो थे, उनके लॉज थे, वो थे 3, ठीक है। एक था लॉ ऑफ रेडीनेस था, ठीक है। तो पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो पहले हम रेडीनेस पढ़ेंगे। जो मेन नियम है उनका है वो लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है तत्परता का नियम, कि आप किसी चीज़ को सीखने के लिए कितने तत्पर हो, ठीक है, कि कितनी तत्परता है, कितने रेडी हो उस चीज़ को सीखने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए। मान लो आपको स्कूटी चलानी सीखनी है तो आप कितने रेडी हो, क्या आप अपने टाइम पे आ रहे हो, कि अगर आपके जो भी आपको सिखा रहा है उन्होंने बोला कि शाम को 5 बजे मैं आपको स्कूटी सिखाने आऊँगा, तो आप क्या रेडी होके बैठे हो, या कि पहले ही 5 बजे से पहले आप तैयार होके बैठे हो कि हाँ मुझे स्कूटी सीखनी है। और वो रेडीनेस आपकी रोज़ दिखाई देती है जब तक आप स्कूटी चलाना नहीं सीख जाते। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आप जब उसके लिए तत्पर होते हो, तैयार रहते हो, तो वही होता है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस होता है। इसके अंदर क्या है, कोई भी कंडीशन इसके अंदर होता है हमारा, कि बालक जो होगा क्लासरूम में पूरी तरीके से रेडी है। मान लो आपका टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है, आप बच्चों को बोर नहीं करते, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाते हो, तो जैसे ही आपके पीरियड की बेल लगेगी ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड होके बैठ जाएंगे कि हाँ आज मैडम आएगी, मैडम कुछ नया सिखाएगी और मज़ा आएगा क्लास में। तो वो क्या होंगे, वो रेडी होके बैठ जाएंगे, उनका पूरा कंसंट्रेशन भी क्या होगा, वो आप पे होगा कि मैडम आएगी, ये वाली चीज़ पढ़ाएगी, आज हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे, तो उनका दिमाग भी बहुत तेज चलेगा। लेकिन जैसे ही अगर वो रेडी कब नहीं होंगे, मान लो आप उन्हें जाके सुलाते हो, ठीक है, लेक्चर मेथड करा रहे हो, कुछ समझा नहीं रहे हो, बस लगे पड़े हो अपने में, तो वो बिल्कुल आपको देख के रेडी नहीं होंगे। या रेडी अब भी हो सकते हो सोने के लिए, कि मैडम आएगी और हम सो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ कराना तो है नहीं। तो ये क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस होता है। जब तक हम बच्चे को तैयार नहीं करेंगे,
ठीक है, कि आपको रेडी रहना है, तत्परता होनी चाहिए सीखने की। या आपने मान लो किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया, आप पैसे फूक रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, खाना खा के आ जाते हो घूम फिर के। वहीं दूसरा बच्चा है वो रेडी रहता है कि अभी क्लास शुरू होगी, 5 मिनट हो गए, सर क्यों नहीं आए, हमारे 5 मिनट खराब हो गए। तो ये सब वो क्या, या जैसे मैडम आती है तो सारे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है क्लास में, सर आते हैं। तो ये क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमारी नौकरी लगेगी। तो अब ये हम किसी भी सिचुएशन में ढाल के इसे देख सकते हैं। तो इसका जो अफेक्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों की मनोस्थिति पे। अब दूसरा उन्होंने दिया सिद्धांत कि जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट को कहते हैं हम प्रभाव का नियम, कि किसी चीज़ का कैसा प्रभाव है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में है, अगर मुझे कुछ सॉरी, अगर मेरे सामने कोई चीज़ है और मुझे उसे देखकर कुछ एक पॉजिटिव अफेक्शन मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ वाइब मुझे आ रही है, तो मैं उस चीज़ को करना चाहूँगी। कि मेरी क्लास में कोई टीचर आई है, सर आए हैं और वो बहुत अच्छे से मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। मान लो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी नहीं आती, मैं अपने क्लास के बाकी बच्चों से क्या है उस सब्जेक्ट में पिछड़ी हुई हूँ, मेरा बेस क्लियर नहीं है, लेकिन अदर टीचर्स की तरह मेरा मजाक उड़ाने की जगह वो टीचर क्या कर रहा है, जो नया आया है वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। ठीक है, तो आपका एटीट्यूड जो होगा टीचर के लिए, जो न्यू टीचर है, वो बहुत पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, हमारा लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। अगर कोई चीज़ हमें सुखदाई लग रही है, जो हमारी जो फीलिंग्स को फुलफिल कर रही है, तो हमारा इफ़ेक्ट उसके लिए पॉजिटिव होगा। पहले मुझे मान लो बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, पहले वो मैथ्स से जो उनका नेगेटिव था, दुखदाई एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं आता था कि टीचर ने क्या पढ़ाया। लेकिन न्यू टीचर ने, तो इससे क्या हुआ था, धीरे धीरे आप मैथ्स से बहुत सारे बच्चे क्या करने लगे थे, नफरत करने लगे थे, उन्हें पसंद ही नहीं आती थी, वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन दूसरा टीचर आता है, वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है, आपके बेस को क्लियर करता है, अब आपको धीरे धीरे मैथमेटिक्स से प्यार होने लगता है। तो ये किस वजह से हुआ, ये हुआ हमारा लॉ ऑफ इफ़ेक्ट की वजह से। अगर हमारा दुखदाई एक्सपीरियंस होगा तो हम उस चीज़ को नहीं करेंगे, सुखदाई एक्सपीरियंस होगा तो हम उस चीज़ को बार बार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे आप स्कूटी सीख रहे थे चलानी, अब स्कूटी आपने सीखी, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या है, पॉजिटिव रहा, चलो मैंने आज थोड़ी दूर तो चलाई, तो आप क्या करोगे, अगले दिन फिर से कोशिश करोगे स्कूटी चलाने की। आपने आज 1 गली चलाई, फिर आप 2 गली चलाओगे। वहीं अगर आप मान लो आपने आज 1 गली तक स्कूटी चलाई थी और आप गिर गए थे, और आपके जो पेरेंट्स थे या जो गार्जियन थे, उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपसे स्कूटी छीन ली, तो ये एक्सपीरियंस आपका होगा दुखदाई। तो आप दोबारा स्कूटी चलाने की कोशिश भी नहीं करोगे। लेकिन अगर सुखदाई आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर आप गिर गए, वो कह रहे कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश करो, नहीं गिरोगे, तो अब क्या है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है, तो आप दोबारा कोशिश करोगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगी। तो ये होगा सुखदाई एक्सपीरियंस। तो ये होता है हमारा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब तीसरा आ जाता है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को हम अभ्यास का नियम भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे 2 टाइप के उप नियम, यानी इसी के अंदर जो इसके 2 पार्ट्स हैं वो आते हैं। एक तो होता है लॉ ऑफ यूज़ और एक होता है लॉ ऑफ डिसयूज़। आप ये देखो, पहले इसका मतलब समझेंगे अभ्यास का नियम। अगर आप किसी काम को बार बार करोगे तो आप उसमें एक्सपर्टाइज आ जाएगी। तो ये है आपका लॉ ऑफ यूज़। जैसे मान लो आपने स्कूटी सीखनी है, आप स्कूटी सीख रहे हो, आज आप गिरे हो, कल फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट करी, आपने अपनी गलती सुधारी, नेक्स्ट डे फिर करी। जब आप बार बार हर डे, ईच डे आप क्या कर रहे हो, अपनी इम्प्रूवमेंट भी लेके आ रहे हो, अपनी गलती सुधार रहे हो, तो ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। हम किसी भी चीज़ में इसको लेके चल सकते हैं। आपने पहले ABCD सीखी, तो आज आप
ABCD लिखने में बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि आपने उसकी लॉ ऑफ एक्सरसाइज करी है, प्रैक्टिस करी है। तो अब इसके जो 2 पार्ट्स में हम इसमें देख सकते हैं, एक होता है हमारा लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ होगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज में 2 पार्ट, कि अगर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपके लिए यूज़फुल होगी। मान लो आपका एग्ज़ाम है, उसके अंदर मैथमेटिक्स में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आपके 0 मार्क्स आ रहे हैं, लॉ ऑफ यूज़ होगा कि आपने अपनी गलती से सीखा और नेक्स्ट टाइम आपने इम्प्रूवमेंट करी। मैथ में अब की बार 0 की जगह आपके आ रहे हैं 2 नंबर या 3 नंबर, कितने भी आए, लेकिन हर टाइम आप कोशिश कर रहे हो और आपके मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। तो वो है इसी के अंदर लॉ ऑफ यूज़, कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। और लॉ ऑफ डिसयूज़ इसी में हो जाएगा कि मान लो आपको पता है आपके मैथ्स में 0 आ रहे हैं और इसी वजह से आप फेल हो रहे हो पेपर में, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रही, नेक्स्ट फिर भी आपके अगली बार भी 0 आए क्योंकि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। थर्ड टाइम आप कर रहे हो फिर भी आपके 0 आ रहे हैं। तो इसमें ये है, आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, आप एक्सरसाइज करोगे नहीं, तो यही चीज़ आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बाद में, क्योंकि आप उस पहले तो आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो इसलिए वो आपका लॉ ऑफ डिसयूज़ हो जाएगा, अनुपयोग का नियम कहेंगे, क्योंकि इसमें आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो आपकी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी आपके लिए नेगेटिव साबित होगी। तो इसमें अगर हम कहें कि जो हमारा सेकंड लॉ और थर्ड लॉ है, सेकंड लॉ था हमारा लॉ ऑफ इफ़ेक्ट और थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहले वाला लॉ, इसके अगर क्वेश्चन आ जाता है कि थ्रोनडाइक ने कितने नियम दिए हैं, तो उसके मेन जो नियम है वो 3 ही है, ठीक है। और जो बाकी के नियम है वो सबऑर्डिनेट नियम बोलेंगे, जो ऐसे ही हेल्पफुल के लिए उन्होंने दिए हैं, लेकिन जो मेन नियम है वो 3 है। जो सेकंड और थर्ड नियम को अब हम देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशन आएगा। कि आपने देखा होगा कि अगर उसने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्षों में थ्रोनडाइक ने एक अभ्यास किया, उसने बोला कि एक मनुष्य की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे 3 इंच लंबी सीधी रेखा खींचने को कहा। इस कार्य की बार बार आवृत्ति कराई गई, परंतु यह देखा गया केवल दोहराने मात्र से कार्य करने के तरीके में कोई सुधार नहीं आता। कि उसने एक इंसान को लिया और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उसको बोला कि आप 3 इंच लंबी लाइन खींचो सीधी। वो बार बार उस लाइन को खींच रहा है, लेकिन कोई भी उसके लिए ना तो इफ़ेक्ट काम आ रहा और ना लॉ ऑफ एक्सरसाइज काम आ रहा, क्योंकि उसने इम्प्रूवमेंट नहीं की, उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो या आप बेकार कर रहे हो, उसकी गलती नहीं बता रहा कोई, तो वो वही चीज़ बार बार करेगा। मान लो आप खाना बनाते हो और सामने वाला आपको बता नहीं रहा कि आपके खाने में कमी नहीं है, आप नमक नहीं डालते हो, आपने मिर्च नहीं डाली, तेल नहीं डाला, तो आप उस गलती को सुधारोगे नहीं, क्योंकि आपको कोई आपकी इस गलती सुधारने को नहीं कह रहा। तो ये लो आपका ये नियम जब क्या होगा, कारागार साबित होगा, जब आपको प्रशंसा मिले, प्रोत्साहन मिले या कोई पुरस्कार मिलेगा, तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर लोगे, समझ जाओगे कि आपसे गलती भी होती है, लेकिन अगर आपको कोई तरीके से बता देता है और बाद में अगर आपने वो काम सही किया तो प्रशंसा देता है, तो आपका जो ये ट्रायल एंड एरर है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन वहीं आपकी टीचर आपको आपकी गलती सुधारने के लिए क्या कर रही है, पनिशमेंट दे रही है, ठीक है, सबके सामने आपकी इंसल्ट कर रही है, आपकी निंदा कर रही है, तो आप क्या होगे, आपको क्या होगा, एक चिढ़ मच जाएगी, एक अप्रसन्नता और असंतोष होगा और इससे आप उस काम को करना नहीं चाहोगे। जैसे अगर आप खाना बनाते हो और आपके जो घर वाले हैं वो खाना बनाना आपका ठीक नहीं करवा रहे, बल्कि सब के सामने आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अगली बार आप ठीक नहीं करोगे बल्कि उसे और ख़राब कर दोगे, ज़बरदस्ती और ज़्यादा नमक डालोगे। तो ये क्या है, ट्रायल एंड एरर में इसमें लॉ ऑफ इफ़ेक्ट और एक्सरसाइज मैटर करते हैं। अब इसमें है कि उन्होंने, जैसे अब हम कह सकते हैं तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। तत्परता मतलब कि आप कितने एक्टिव हो,
ठीक है, और प्रभाव, इफेक्ट और अभ्यास, प्रैक्टिस कितने कर रहे हो, ये मेन नियम बोले जाएंगे। जैसे इसमें है, एक घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है परंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप किसी इंसान की गलती बता सकते हो कि आपकी गलती ये है, आप उसे समझा सकते हो कि अगर आपको मैथ्स में ये समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसा फॉर्मूला लगाओ, ऐसे करो, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते तो आपके वो 0 मार्क्स कभी भी इम्प्रूव नहीं होंगे। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, या करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो ये सारे जो हैं ट्रायल एंड एरर में फिट बैठते हैं। अब की थ्रोनडाइक ने कुछ अलग सुझाव और नियम भी दिए हैं। उन्होंने बोला, एक होता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स और वेरिड रिएक्शंस, बहुरूपी अनुक्रिया या विविध परिक्रियाओं का नियम। ये नियम होता है, ये सारे सबऑर्डिनेट नियम है उसके, कि इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स में आएगा कि सीखने वाले के सामने जब भी कोई एक नई समस्या आती है तो वो उसे सुलझाने के लिए उसके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते हैं और वह कई प्रकार से उसे हल करने के बारे में सोचता है। इस तरह उसके व्यवहार में बहुरूपी मल्टीपल क्या कहते हैं रिस्पॉन्स आते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं करता है वो, और बाद में वो चूज़ करता है कि कौन सा जो है बेटर है। अगर आपके सामने कोई समस्या आई है कि मान लो आपकी क्लास के बच्चे जैसे ही आप एंटर करते हो, आप नए टीचर हो, आपको परेशान करते हो, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हूटिंग करते हैं, पेज फाड़ते हैं, तो आप क्या करोगे, ये आपके लिए एक नई समस्या है। तो आप इस समस्या को सुलझाने के लिए आपके दिमाग में कई विचार आएंगे कि कहते हैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूं, तो ये तो सबसे बेकार चीज़ होगी क्योंकि आप संभाल नहीं पा रहे। तो आप अलग अलग चीज़ें सोचोगे कि बच्चों से बात की जाए, ठीक है, इनके पेरेंट्स से बात की जाए, जो भी आप चीज़ें सोच रहे हो अलग अलग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उस बाधा को पार करने के लिए। तो ये क्या है, आपका लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स आएगा या रिएक्शन आएगा। अब आ जाता है लॉ ऑफ सेट एंड एटीट्यूड की तत्परता और अभिवृत्ति का नियम। इसके अंदर आएगा कि सीखने की प्रक्रिया प्रणाली की संपूर्ण मनोवृत्ति और तत्परता पर आधारित होती है। सीखने वाला एक कार्य को उस समय तक ठीक तरीके से नहीं सीख पाता जब तक कि उसका इस कार्य के बारे में स्वस्थ दृष्टिकोण और अभिवृत्ति विकसित नहीं हो जाती। अगर मान लो आप कुछ सीखने जा रहे हो, ठीक है, या आज आप अपनी क्लास में बच्चों को सिखा रहे हो एडिशन आप सिखा रहे हो और आप कैरी फॉरवर्ड वाले सवाल उन्हें सिखाना चाहते हो, 3rd क्लास के बच्चे हैं, तो आपको खुद ही आपका दृष्टिकोण क्लियर नहीं है कि मुझे कैरी फॉरवर्ड के लिए बच्चों को कौन सी एक्टिविटी करानी चाहिए कि जिससे कि वो सीख जाए। जब आप बस ऐसे बिना तैयारी किए, बिना लेसन प्लान बनाए क्लास में चले गए, तो आप वहाँ खड़े होकर, आपने कई बार अपने टीचर्स को भी देखा होगा कि वो बोर्ड पे आ जाते हैं और खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला सवाल मुझे कैसे सोल्व करना था। फिर वो बुकें देखते रहते हैं, पेज पलटते रहते हैं और इतने में पीरियड ओवर हो जाता है। तो ये क्या है, अगर आपको करना है क्या कहते हैं, तो पहले से आपको लेसन प्लानिंग बनानी पड़ेगी क्लासरूम में से जाने से पहले। इसलिए तब आपका जो दृष्टिकोण होगा वो स्वस्थ होगा और आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड भी अच्छा होगा क्लास में, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा बच्चों के सामने जाने के लिए या उनके सामने अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए। अब आ जाता है हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी, समानता का नियम। समानता का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार जो आपने अगर कोई पहले कुछ काम किया है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो आपको नई सिचुएशन में हेल्प करती है। मान लो कि आपने 1st क्लास में बच्चों को एडिशन सिखाया लाइन डाल डाल के, 2 + 3 सिखाया, 2nd में जा रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो 2 डिजिट्स के सीख रहे हैं, 3rd क्लास में जा रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड सीख रहे हैं। तो क्या है, जो पिछला जो ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, वो उनको क्या कर रही है, वो मदद कर रही है अगला काम करने के लिए। ये होता है हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी। आप अपने साथ भी देख सकते हो कि अगर किसी ने साइकिल सीखी हुई है अगर, तो वो स्कूटी सीख रहा है तो वो ईजिली सीख लेगा, स्कूटी आती है, वो बाइक सीख रहा है तो वो ईजिली सीख लेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रीवियस नॉलेज उनको काम आएगी। तो ये होता है लॉ ऑफ एनालॉजी, समानता बताना। अब आता है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सहचारी स्थान परिवर्तन का नियम। इसके अंदर होता है एनालॉगिक शिफ्टिंग में उन्होंने बोला कि कोई भी एसोसिएशन बना के अगर आप करा रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपने बोला
कि एक बिल्ली जैसे भूखी रखी थी, ठीक। बिल्ली को अगर भूखा रखा और खाना देने से पहले आप बिल्ली को कह रहे हो कि खड़े हो जाओ, ठीक है, वो चीज़ आप रोज़ रोज़ करा रहे हो स्टैंड अप। या आपकी मैडम है, आप क्लास में जाते हो, जैसे ही मैडम आती है आप कहते हो गुड मॉर्निंग मैडम। फिर पहले तो छोटे छोटे बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, जब हम छोटे होते हैं गाना गा के गुड मॉर्निंग मैडम। फिर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम मुंह से बोलते नहीं है, सीधा ही कोई टीचर आता है तो हम सीधा खड़े हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये शिफ्टिंग होती है। जब कोई चीज़ शिफ्ट हो जाती है तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ शिफ्टिंग होता है। अब है कि जो इम्प्लीकेशंस क्या कहते हैं, और जो थ्योरी में इसमें ना कई चीज मेन जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत को उदाहरण लेकर बताया गया है कि इसके अंदर है ना कि आर्किमिडीज के ऊपर एक सम्राट ने उनको बोला कि आपको एक समस्या का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और उनको बोला अगर समस्या का आपने सॉल्यूशन नहीं निकाला तो आपका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो जो ये आज्ञा मिली उसके लिए तो आर्किमिडीज के लिए जो इसका एक मोटिव या ड्राइव का काम किया, क्योंकि उसने अगर अपनी जान बचानी है तो उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना ही पड़ेगा। और उस सॉल्यूशन के लिए वो समस्या की गहराई तक किया, जो भी उसे पता है कि अगर मैंने इस चीज़ को सॉल्यूशन दे दिया तो मेरी जो प्रॉब्लम है मरने वाली ये ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही जैसे आपका एग्ज़ाम आया हुआ है, हमने स्टार्टिंग में बिगिनिंग में पढ़ लिया था कि आपका मोटिव कब फुलफिल होगा, कि आपका ड्राइव है कि आपको क्या करनी है, नौकरी करनी है, टीचर बनना है। टीचर का पेपर आ गया, बाधा क्या है, पेपर क्लियर करना। जैसे ही आप बाधा क्लियर कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर आपके लिए एक नया ड्राइव आएगा और आपका ये प्रोसेस प्रॉब्लम सोल्व करोगे, फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी चलती रहती है। अगर कुछ लोग जो हैं इसकी बुराई भी करते हैं इस नियम की, क्योंकि इसके अंदर बोला गया है स्टार्टिंग में जो बिल्ली का एग्जाम्पल दिया था कि बिना सोचे समझे सिर्फ आप कोशिश करते रहो, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं दूसरे कि इंसान के पास सब, कि आपने जानवरों पे ये नियम जो है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जो इंसान के पास सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है उसकी बुद्धि, ठीक है, वो होता है उसका ब्रेन। तो इंसान ऐसी फालतू की चीज़ें करने की बजाय अपने माइंड का यूज़ करेगा। अगर वो फालतू में अपना टाइम वेस्ट ऐसे ही करता रहेगा, कुछ भी चीज़ें, अगर मान लो आपका पेपर है और पेपर में आपके पास ब्रेन है, आप सीधा अपने सिलेबस की चीज़ें पढ़ोगे ना। ये थोड़ी ना कि आप साइंस की बुक पढ़ रहे हो, साइंस आपके सिलेबस में नहीं आनी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या किसी लॉ का सिलेबस पढ़ रहे हो, मेडिकल का पढ़ रहे हो। तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप हर चीज़ में फेल हो जाओ और एंड में आपको पता चले मुझे तो सिर्फ ये वाला पढ़ना था। तो इसलिए कई लोग इस थ्योरी को मना करते हैं कि हमें इंसान को अपना ब्रेन का यूज़ करना चाहिए और फिर हमें डिसीजन लेने चाहिए। बिना सोचे समझे अंधेरे में तीर नहीं मारना चाहिए, और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट की गई चीज़ों को हम इंसानों पर लागू नहीं कर सकते। तो ये है हमारी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। अब इसमें आपको नेक्स्ट आ जाती है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। जो कंडीशनिंग की थ्योरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कंडीशनिंग मतलब अनुबंधन का सिद्धांत, जो अनुबंधन का सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलते हैं कंडीशनिंग को, अनुबंधन। कंडीशनिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग और एक होती है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है? सबसे पहले तो कंडीशनिंग होती है जिसके अंदर आपका जो व्यवहार है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसको चेंज किया जाता है। जो व्यवहार है उसके परिवर्तन, उसके अंदर चेंजेस लाने के काम करते हैं। आपको दोनों कंडीशनिंग में 2 वर्ड देखने को मिलेंगे, एक होता है हमारा स्टिमुलस और एक होता है हमारा रिस्पॉन्स। स्टिमुलस को हम बोलते हैं उद्दीपन, स्टिमुलस को बोलते हैं हम उद्दीपन, और रिस्पॉन्स को बोलते हैं हम उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हम कर रहे हैं। तो एसआर थ्योरी, इसके अंदर होता है कि
स्टिमुलस होता है कि कोई भी चीज़, कोई इंसान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कुछ भी चीज़ जिसको देखकर आप एक रिएक्शन देते हो, एक रिस्पॉन्स देते हो, वो स्टिमुलस होता है। हर इंसान के लिए स्टिमुलस अलग अलग होता है क्योंकि हर इंसान हर चीज़ पे अलग रिएक्शन देगा। अगर मान लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं सबको देती हूँ, अगर आपको देखा होगा लड़कियों को छिपकली से डर लगता है, ठीक है। अगर आपको छिपकली से डर लगता है तो आप उसे देखते ही डर जाओगे। रिस्पॉन्स क्या है? आपने छिपकली देखी, उसको देखते ही आप डर गए, तो ये आपने रिस्पॉन्स दिया। लेकिन आपकी सहेली है या फ्रेंड है आपका कोई, तो उसको छिपकली से डर नहीं लगता, तो वो वहाँ से जाएगी भी तो वो उसको देख के कोई रिएक्शन ही नहीं देगा क्योंकि वो उसके लिए मैटर ही नहीं करती। तो हर इंडिविजुअल के लिए जो स्टिमुलस अलग होता है और हर इंडिविजुअल उस अपने अकॉर्डिंग स्टिमुलस और रिस्पॉन्स करता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग वो कंडीशनिंग होती है जिसके अंदर हमने क्या किया, इसमें पैवलोव, सबसे पहले ये एक पैवलोव था। पैवलोव ने, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक डॉग के ऊपर, ठीक है, एक कुत्ते के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक रूम था, उस रूम के अंदर जो डॉग था उसको क्या कहते हैं बांध दिया, और उसके जो मुंह है, मुंह के पास जो है, उसके मुंह के पास एक मशीन लगा दी कि अब कुत्ता जब भी जो डॉग है, जब भी उसको खाना खाना होगा या उसकी लार आएगी, जो उसका सलाइवा आएगा, वो एक पाइप के थ्रू, नीचे एक बोतल है उसमें कलेक्ट हो जाएगा। ये उनका पूरा एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने क्या किया, और जो ये रूम था वो साउंड प्रूफ रूम था, बाहर से कोई और आवाज़ नहीं आ सकती थी एक्सेप्ट वो आवाज़ जो पैवलोव उन्हें सुनाना चाह रहा था। तो पैवलोव ने क्या किया, कुत्ता बिल्कुल भूखा है, जो बिल्कुल भूखा कुत्ता है उसको रखा। तो कुत्ते को भूख लग रही है, तो उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को क्या दिया, खाना दिया। खाना देखते ही जो डॉग है, डॉग के मुंह में सलाइवा आ गया, लार आ गई, और वो लार है उस पाइप के थ्रू, जो पाइप लगा रखा था उसके मुंह में, उसके थ्रू एक बोतल में जाके कलेक्ट हो गई, ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने, बाद में अब की बार उन्होंने एक बैल बजाई, एक घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद उन्होंने क्या दिया, खाना दिया। तो अब जो डॉग है, उसने घंटी की आवाज़ सुनी, फिर उसने देखा कि खाना आ गया। तो अब क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लार निकाल रहा है। अब भी सेम अमाउंट में वो क्या निकली है, लार निकली है जितनी पहले निकली थी। अब यही वाली घंटी अगले दिन फिर बजाई गई, तो अब क्या है, कुत्ते ने फिर घंटी की आवाज़ सुनी, फिर ये उसने लार निकाली घंटी की आवाज़ सुन के, और लार क्या है बोतल में कलेक्ट कर ली। अब नेक्स्ट डे जब ये रिपीट, घंटी बजाने वाला सीन रिपीट होता रहा, तो एंड में डॉग को पता चल गया क्या कहते हैं कि ये घंटी बजते मुझे खाना मिलेगा। तो लास्ट में ऐसा सिचुएशन आ गई, उसको ऐसी हैबिट हो गई कि घंटी बजी और खाना दिखने से पहले ही घंटी की आवाज़ पे उसने लार निकाल दी, और जो लार का कलेक्शन हुआ, जो सलाइवा का कलेक्शन हुआ, वो पहले वाले जितना, उतना ही बोतल में जितना फिल था, सेम अमाउंट ऑफ सलाइवा था। तो अब इसके अंदर आ जाती है, इसमें आप देखेंगे जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या था। रिस्पॉन्स था उसका सलाइवा का निकालना। सबसे पहले स्टिमुलस का काम किसने किया, खाने ने किसका काम किया, स्टिमुलस का काम किया। ये वाला जो सबसे पहले खाना, ये था हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब है जिसके ऊपर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, ये नेचुरल स्टिमुलस है। मुझे भूख लगी है, मैंने देखते खाना देखते मुझे लार आ गई, तो ये क्या है, किसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, अनकंडीशनड है। फिर ये हुआ ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब मैंने क्या लगा दी है, अब मैंने कंडीशनिंग लगा दी कि अब मैं बैल बजा रही हूँ, फिर खाना दे रही हूँ, फिर क्या है, डॉग क्या निकाल रहा है, लार निकाल रहा है। तो जो बैल बजाना शुरू किया मैंने, बैल जो क्या है वो कंडीशन लगा दी मैंने, क्या लिख दिया, एक कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगाई। उसके बाद अनकंडीशन चीज़ क्या हुई, जो कुत्ते के हाथ में नहीं है, वो है उसका लार आना। वो नेचुरल चीज़ हुई है। अनकंडीशन का मतलब नेचुरल वाला जो रिस्पॉन्स होगा उसका। और एंड में ड्यूरिंग के बाद
उसको ऐसी हैबिट हो जाएगी कि वो सिर्फ उसने जो पहले कंडीशन वाली चीज़ पे, जो कंडीशन क्या है, बेल बजाने पे ही वो लार निकाल रहा है बिना खाना देके, तो क्या है, उसको ऐसी हैबिट डाल दी कि वो कंडीशनिंग की चीज़, जो नेचुरल रिस्पॉन्स था, हमने उसको आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, आर्टिफिशियल पे कन्वर्ट कर दिया। वो आर्टिफिशियल चीज़ देख के ही, बेल देख के ही उतना ही रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है पावलोव की, उन्होंने क्या किया, ये हम करते हैं अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट। क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। तीन चीज़ें इसकी होगी। अलग अलग बुक में आपको यही कोई कहेगा कि लाइट भी दिखाई थी, लेकिन आपको इसका जिस्ट याद रखना है कि मेन इसका क्या था। तीन चीज़ें हम इसमें लेके चलेंगे। पहला होता है कि कोई कंडीशन नहीं लगाई, पहली सिचुएशन है कोई कंडीशन नहीं है। दूसरी है कि कंडीशन लगाई जा रही है उस दौरान, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। और तीसरी है कि उसको हैबिट पड़ चुकी है। तो पहली में क्या था, अननेचुरल स्टिमुलस था। स्टिमुलस क्या था, अननेचुरल था, और उस पे जो हमने रिस्पॉन्स दिया वो भी क्या दिया, अननेचुरल कह रही हूँ, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हमने उस पे दिया। ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग में था। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग की बात हो रही है। सबसे पहले हमने एक कंडीशन वाली चीज़ लगा दी, बेल बजा रहे हैं, फिर हम उसे खाना दे रहे हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अब क्या है हमारा, वो रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कर रहा है। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा कि उसने सिर्फ बेल पे ये लार निकाल दी थी, यानी कि कंडीशन वाली चीज़ पे ही उसने जो लार निकाली, लार उसकी एक्चुअल चीज़ को देख के नहीं आई, वो कंडीशन वाली चीज़ को देख के आई है। तो हम क्या कहेंगे, वो रिस्पॉन्स उसका कंडीशन के ऊपर हुआ है, ना कि खाने के ऊपर, तो वो होगा कंडीशन रिस्पॉन्स। तो टोटल ये 3 सिचुएशन होती है। मान लो आपकी क्लास में आपके स्कूल के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा शरारती हैं, तो अब क्या किया, आपके जो प्रिंसिपल नए नए आए हैं, उन्होंने एक मेथड अपनाया कि जो भी बच्चा लंच में भाग रहा होता था या ऐसे ही भाग रहा होता था, उन्होंने एक डायरी लेके आए। डायरी का कोई भी एक कलर मान लो, डायरी का कलर था येलो डायरी उन्होंने ली। कुछ बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि ये प्रिंसिपल सर क्या लेके आए हैं, येलो डायरी। उन्होंने किसी को कुछ बताए बिना उसमें बच्चों के नाम लिखने शुरू कर दिए। नाम लिखे, फिर उन्होंने लंच के बाद उन बच्चों को बुलाने के बाद अब ऐसे धीरे धीरे थोड़े दिन में बच्चों को, जितने पूरे स्कूल के बच्चे थे, उनमें ये फैल गई बात कि प्रिंसिपल सर आए हैं, अगर डायरी में कुछ नाम लिख रहे हैं तो क्या है, वो हमारे पेरेंट्स को बुला लेंगे या कंप्लेंट कर लेंगे। तो अब क्या करते हैं, अब बच्चे प्रिंसिपल की डायरी देखते ही वो खोल के पेन से लिख नहीं रहे, उससे पहले ही भाग जाते हैं, शरारत नहीं करते। तो ये क्या है, ये भी एक कंडीशन हमने लगा दी। या आपका लंच का पीरियड होता है, प्रेयर होती है आपकी, उसमें आपको बोलना नहीं पड़ता, सिर्फ बेल की आवाज़ सुनते हो और आप वो काम कर लेते हो कि आपको पता भी 4th पीरियड है, अब लंच शुरू होने वाला है। बेल सुनी, उसके बेल की आवाज़ सुनते ही आपको पता होता है आज हम घर से खाने में ये लेके आए हैं, तो आप पहले ही सलाइवा निकालना शुरू कर देते हो। तो कंडीशनिंग हम किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं। ये हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या, इसके अंदर जो सामने वाला इंसान है वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, कि जो सामने वाला इंसान है वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि मैंने ट्यूशन लगवा लिया, ट्यूशन वाली मैडम ने मुझे टाइम बताया है कि 3 से 4 बजे आना है, तो सारा का सारा कंट्रोल किसने कर रखा है, मुझे ट्यूशन वाली मैडम ने कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग के ये एग्जाम्पल है। इसको हम यूज़ करते हैं जो मैडम के अकॉर्डिंग बच्चे काम कर रहे हैं, इसमें बच्चों की अपनी विल नहीं है, टीचर के अकॉर्डिंग बच्चे बिहेवियर कर रहे हैं। हम सिखा सकते हैं बच्चों को डिसिप्लिन में रहना, सिखा सकते हैं कि कैसे डिसिप्लिन में रहे। बच्चे पेपर फाड़ते हैं बहुत ज़्यादा, पूरी कॉपी खाली कर देते हैं पेजेस फाड़ के, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। टीचर ने कंडीशनिंग लगाई, कोई मेथड अपनाया और इसका यूज़ किया कि अब बच्चे क्या है, पेपर नहीं फाड़ते। तो ये है हमारी पावलोव की थ्योरी। ऐसे ही जो वॉटसन थे, वॉटसन ने भी क्या किया, वॉटसन जो एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर अपनी थ्योरी दी है। उन्होंने एक
बच्चा लिया था, 11 महीने का उनका बेटा था अल्बर्ट। उन्होंने अपने पुत्र अल्बर्ट के साथ एक प्रयोग किया। वो जो अपने बेटे को खरगोश के साथ उन्होंने खेलना शुरू कराया। ठीक है, बच्चा खरगोश के साथ खेल रहा है। बच्चे ने खरगोश को बहुत पसंद किया, और क्योंकि जो खरगोश के जो है नरम नरम बाल थे, उसको उस पर हाथ लगाना बहुत अच्छा लगता था। इसी प्रयोग के दौरान कुछ समय पश्चात बच्चे ने जैसे खरगोश को छुआ, एक तरह की डरावनी ध्वनि पैदा की गई, और इस क्रिया को जब जब वह खरगोश को छूता था बार बार दोहराया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि डरावनी आवाज के न किए जाने पर भी बच्चे को खरगोश को देखने से ही डर लगने लगा। तो जो पेवलोव की भी आप यही देखोगे कि अब बच्चा जो है खरगोश से डर जाता है। क्यों डर जाता है? इसलिए डर जाता है क्योंकि अब उसने कंडीशनिंग कर दी है। अगर आपको किसी चीज़ पे डर आप कराना चाहते हो, किसी से, इंसान से, किसी वस्तु से नफरत कराना चाहते हो, या डर निकालना चाहते हो किसी का, तो ये कंडीशनिंग का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है जैसे कि आपकी क्या कहते हैं इम्प्लीकेशंस कैसी होगी। इसमें है प्रेम, भय, प्रेम और घृणा। ये सब आसानी से सबसे अच्छे हम किस तरीके से सिखा सकते हैं, वो हम कंडीशनिंग से सिखा सकते हैं। जैसे मान लो आप हो, आपकी एक कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन अब कोई तीसरा इंसान है, वो क्या करता है, आपकी बेस्ट फ्रेंड की आपसे बुराई करता है। आपने एक दिन सुना, 2 दिन सुना, ठीक है, रोज वही सेम चीज़ होती है, तो आपको क्या होगा, आपको ये रिएक्शन होगा कि अब मैं उसके पास जा ही नहीं रही, क्योंकि वहाँ जाऊंगी एक ही बात होगी, वो उसकी बुराई करेगा। तो अब ये क्या है, ये सब कंडीशनिंग से होता है। आप कुछ भी चीज़ें लोगों के मन में पैदा करा सकते हो। अब इसमें है कि अच्छी आदतें डालना है, अभिरुचियां डालना है, किसी के सौंदर्यात्मक भावनाएं पैदा करनी है, अंधविश्वासों को दूर करना है। जैसे हमारे में देश में कितनी सारी अंधविश्वास थे, उनको किससे दूर किया गया। जैसे अब यूँ बोलते थे कि कोई मूर्ति है, उसमें से आंसू आ रहे हैं, वो रो रही है, वो क्या था, वो कंडीशनिंग, ऐसे ही झूठ था। वो सब चीज़ें हमें, जो हमारे कंजर्वेटिव चीज़ें होती हैं, उनको दूर कराने में कंडीशनिंग जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। या आपने सुना होगा, एक आया था कि एक चुड़ैल आ रही है, वो चोटी काट के ले जाती है औरतों की। तो वो क्या है, लोगों को डराने के लिए बात फैला देते हैं। ये क्या, किस वजह से होता है, डर फैला दिया कंडीशनिंग की वजह से। तो हम डर भी फैला सकते हैं, और हम इन अंधविश्वासों को दूर भी कर सकते हैं। अब दूसरी थ्योरी इसमें आ जाती है कंडीशनिंग में, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशनिंग में आपने पढ़ा, एक होती है हमारी क्लासिकल में है पेवलोव और वॉटसन, और ऑपरेंट में आते हैं हमारे स्किनर। ठीक है, स्किनर की थ्योरी को, ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, या रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे कि स्किनर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर ने क्या किया था, स्किनर ने एक पजल बॉक्स बनाया था। उसने उस बॉक्स में चूहों को लिया था। चूहों को लेने के बाद उन्होंने क्या किया, चूहे को, बक्से में जो चूहा था वो भूखा था, और जो था एक जो संकरे रास्ते से गुजर तक उसे अपने लक्ष्य पे पहुंचना था, कि मुझे जब मैं बाहर निकलूंगी तो इस एंड पे क्या रखा है, खाना रखा है। ठीक है, कि मैं भूखी हूँ और मुझे इस बाहर निकलने के लिए यहाँ तक जाना पड़ेगा, इस राउंड चीज़ पे, और यहाँ पे मुझे खाना मिलेगा। तो मैं कैसे जा रही हूँ, मुझे खुद भूख लगी हुई है, मेरी इच्छा है वहाँ जाके खाना खाने की, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो स्किनर का जो, उन्होंने कई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो स्किनर में कि उन्होंने कबूतरों पे भी एक्सपेरिमेंट किया था। तो अगर हम कहें मेन, अगर हम इसका इम्प्लीकेशन देखें इन एक्सपेरिमेंटों को छोड़ के, तो इसमें जो हमारी चीज़ें हैं, पहले जो हमने बताया कि दूसरा इंसान हमें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम अपनी मर्जी से वो चीज़ करना चाहते हैं, कि वो जो कंट्रोल है वो हमारे खुद के हाथ में होता है, हमारी विल पे और हमारी इच्छा शक्ति पे वो डिपेंड करता है। कोई हमें कुछ करवा नहीं सकता, इसके अंदर ये है। जैसे कि
पहले आप क्लासिकल कंडीशनिंग में ट्यूशन की मैडम के पास जा रहे थे पढ़ने के लिए और उन्होंने बोला 3 बजे आना है, तो आप 3 बजे ही जा रहे हो। लेकिन आप ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपनी मर्जी से आप टाइम टेबल बना रहे हो कि 3 बजे तो मैं सोऊंगी, मेरे को जाना ही नहीं है। तो आप अपनी विल से जो चीज़ें कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है इसके अंदर हम ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग अगर हम कब करते हैं, जब हमें सामने वाले का है ना रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तब हम वो करते हैं। मान लो आपने आज क्या है क्या कहते हैं, आपका टेस्ट है क्लास में और टेस्ट है, और फिर आपने क्या कहा, टेस्ट में तो कुछ याद ही नहीं है आपको, तो आप मैडम के पास जाते हो और कहते हो कि कि मैडम मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ही तेज पेट में दर्द हो रहा है। आपने बहाना बना दिया, तो मैडम कहती है या सर में दर्द हो रहा है, तो कहती है ठीक है तुम टेस्ट मत दो, तुम हेड डाउन करके लेट जाओ। अब अगली बार जब टेस्ट हो, जब आपको क्या था, ये पेट का दर्द का बहाना आपके विल में था और उसका आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता था, और उसका रिस्पॉन्स भी क्या मिला, बढ़िया मिल गया, मैडम मान गई। अगली बार जब भी टेस्ट होगा, यही वाला बहाना आपने दूसरे टीचर्स पे अपनाया कि आज तो मेरी तबीयत खराब है, तो आपने ये नहीं कहा मुझे टेस्ट नहीं देना, सिर्फ मेरी तबीयत खराब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो वो क्या करेगी, तो दूसरी वाली भी आपको टीचर जो है, सर मैडम जो भी होंगे, वो आप कहेंगे ठीक है मत दो। जब बार बार, क्योंकि अब आप ये चीज़ करने में, झूठ बोलने में आपको बिल्कुल डर ही नहीं लगेगा, आप हर किसी के सामने झूठ बोल दोगे, क्योंकि आपने देखा जो आपने बोला उसका आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। जो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिला, ये इसने काम किया रीइंफोर्समेंट का, ठीक है। ये जो रीइंफोर्समेंट, ये प्रोत्साहन जो आपको मिला है, यही इसके आपके जो व्यवहार को बढ़ाएगा। और अगर वहीं पे अगर आपको जो ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला होता, अगर मैडम कहती है आप ठीक है पेट में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, जल्दी से टेस्ट कर दो और फिर हेड डाउन कर लेना, अगर मैडम ये बोलती तो आप अगली बार बहाना नहीं लगाते, वो हो जाता आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो या फिर आप देखो कि टीचर बोलती है कि जो बच्चा अच्छी हैंडराइटिंग लिखेगा उसको क्या मिलेगा, गुड मिलेगा या स्टार मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने आपके हाथ में है, आप रोज क्या कर रहे हो, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग लिख रहे हो, क्योंकि आपको पता है बदले में मुझे एक स्टार मिलेगा या गुड मिलेगा। तो ये मेरी इच्छा शक्ति पे मेरे हाथ में है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इसमें आ जाता है कि जो हमारे, इसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है, कहते हैं रिस्पोंडेंट थ्योरी भी हम इसको बोलते हैं। तो अब इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं कि कोई भी हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है, ठीक है, या हमें क्या कहते हैं किसी चीज़ के प्रति हमें क्या कहते हैं बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है, तब भी हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। बच्चों में डिसीजन मेकिंग की पावर लेके आनी है, तब भी हम इसका यूज़ करेंगे। तो एक वांछित व्यवहार को लाने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे एक अच्छी चीज़ मिलेगी बदले में, तो मैं उस चीज़ को करूँगी। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो टीचर के एग्ज़ाम की और आपको पता है रीइंफोर्समेंट क्या है आपके लिए, रीइंफोर्समेंट है कि मुझे 50,000 रुपये महीने के शुरू में मिलेंगे। तो यही क्या है, आपकी इच्छा शक्ति पे, आपके विल में है। कोई आपसे कह नहीं रहा कि आप पढ़ो, आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको सामने उसका क्या है, एक रिजल्ट दिख रहा है। ये पैसे आपको रीइंफोर्समेंट का काम करा रहे हैं। या पैसों की जगह आप क्या सोशल सर्विस करना चाहते हो, सोशल सर्विस भी आपको क्या है, ये चीज़ें आपको मोटिवेट कर रहे हैं वो चीज़ें करने के लिए। अब जो रीइंफोर्समेंट भी होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट बहुत बढ़िया होता है कि आपने कुछ काम किया, हाथ की हाथ आपको उसका रिजल्ट मिल जाए। मान लो आपकी क्या है, आपके दोस्त की कोई नौकरी लग गई या कुछ भी हुआ, उसकी बर्थडे पार्टी है या वो बाइक खरीद के लाया, कुछ भी लाया, फिर आप बोलते हो कि भाई हमें पार्टी दो, हमें पार्टी दो। तो अब वो बोलता है भाई आज मेरे पास 100 रुपये हैं, आज तो मैं 100 रुपये की पार्टी दे सकता हूँ, बढ़िया पार्टी चाहिए तो 1 हफ्ते बाद मिलेगी। तो इसमें आप क्या करोगे, कहोगे कि इसका भरोसा नहीं है 1 हफ्ते बाद देगा या नहीं देगा, आज ही हम क्या ले लेते हैं, 100 रुपये की पार्टी ले लेते हैं। तो ये क्या है, आपका इमीडिएट रीइंफोर्समेंट है।
ठीक है। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि आपने पेपर दिया और हाथ की हाथ क्या है, मैडम ने आपका टेस्ट चेक कर दिया और आपके नंबर बता दिए। ये क्या है, इमीडिएट रिइंफोर्समेंट मिल रहा है आपको। अब या आपने जब झूठ बोला और मैडम ने हाथ की हाथ बोल दिया कि नहीं पहले टेस्ट दो, तो आपको पता चल गया अगली मैडम पे भी ये बहाना काम नहीं आएगा। तो ये रीइंफोर्समेंट में आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल गया। अब एक रीइंफोर्समेंट होता है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट कि लगातार आपको रीइंफोर्समेंट देते रहो, ये एक अच्छी बात नहीं होती। बच्चे इसके आदी हो जाते हैं कि आप किसी को बोलते हो कि अपने घर में भी बोलते हो कि ये मैं तुझे 10 रुपये दूंगा मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे 10 रुपये दूंगा मेरा ये काम कर दे। तो जो सामने वाला इंसान है, जब तक आप किसी भी काम के लिए, जिस काम के लिए अगर आपने 10 रुपये देने से मना किए तो वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसकी आदत खराब कर दी। तो इसमें कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट जो है हमें नहीं देना चाहिए। अगर मैडम एक दिन गुड देना भूल जाए, रोज गुड दे रही है बच्चे को, एक दिन देना भूल जाए तो उसी दिन वो बुराई करनी शुरू कर देगा, जरूर लड़के आई है, ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट हमें कभी भी देना नहीं चाहिए, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। हमें क्या देना चाहिए, पार्शियल रीइंफोर्समेंट सबसे अच्छा होता है। एक इमीडिएट वाला तो है ही, और एक पार्शियल रीइंफोर्समेंट बहुत बढ़िया होता है। पार्शियल का मतलब है कभी कभी आप उन्हें क्या दे रहे हो, रीइंफोर्समेंट दे रहे हो। रोज आप सुंदर हैंड राइटिंग जचा जचा के लिखते हो और एक दिन क्या है, मैडम ने आपको फेयर दे दिया या स्टार दे दिया, आप बहुत खुश हो जाओगे, आप सबको दिखाओगे आज मुझे गुड मिला है, तो आप रोज फिर और अच्छा लिखोगे, फिर आपको गलती से दे दिया स्टार। तो ये क्या है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। या आप रोज काम करते हो, ठीक है, और काम के बदले में आज गलती से आपको किसी ने चॉकलेट दे दी तो आप खुश हो जाओगे और फिर आप उसको शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के साथ। लेकिन कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में ऐसा नहीं होता। तो यही क्या होता है, ये सब इंसान के अपने हाथ में होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये भी क्या है, ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है और इसके अंदर हम अपने बिहेवियर को चैनलाइज कर रहे हैं। और क्लासिकल में कोई और हमें अपने हाथों से चला रहा है और ऑपरेंट में हम अपने आप उस चीज़ को करना चाह रहे हैं। लेकिन जो अब जैसे है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो जैसे आपको भूख लग रही है, सामने खाना मिल गया, ठीक है, पैसों की कमी है, सामने नौकरी मिल गई, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। और जो होते हैं कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्या होते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में, आपको मान लो कि आप एसी, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो गर्मी आपके लिए किसका काम कर रही है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। उस गर्मी को दूर करने के लिए आपने एसी चलाया, ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को दूर करने के लिए आपने किया है। बाहर से शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा, आप पढ़ रहे हो, पढ़ा नहीं जा रहा, आपने क्या किया, उस नेगेटिव चीज़ को दूर करने के लिए आपने गेट बंद कर दिया। तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अगर आपकी क्लास का बच्चा बार बार गंदी हैंड राइटिंग लिखता है, आपको उसे पनिशमेंट नहीं देनी कि आप उसको मारना नहीं है, आपने क्या किया, एक काम को 5 बार करके लाओ, लिख दिया, तो ये क्या है, उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है नेगेटिव। तो अब वो क्या करेगा, अगली बार वो और सुंदर सुंदर लिख के लाएगा, क्योंकि उसे 5 बार नहीं करना। या जो पनिशमेंट हमें कभी भी नहीं देनी चाहिए, हमें पहले ही बता देना चाहिए कि ऐसा होगा, अगर आप 33 नंबर नहीं लाओगे तो आप फेल हो जाओगे, वो पहले ही इंसान को पता होना चाहिए। फिजिकल पनिशमेंट आपने कभी भी नहीं देनी है, आपको पहले ही बता देना है कि अगर जिसने गंदी हैंडराइटिंग करी उसे उस पेज को 10 बार करना होगा। तो ये क्या होते हैं, हमारे रीइंफोर्समेंट के मेथड होते हैं। अब ये देखो 4 रीइंफोर्समेंट मैं बता ही चुकी हूँ। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, लगातार सतत पुनर्बलन आयोजन। एक होती है हमारी फिक्स्ड इंटरनल रीइंफोर्समेंट, जिसमें हमने फिक्स कर दिया कि 3 मिनट में आपको ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, फिक्स्ड है।
एक होता है फिक्स्ड रेशो इन्फोर्समेंट, जिसमें हमने रेशो इन्फोर्समेंट कर दिया। जैसे अब एक होता है दिहाड़ी मजदूर और एक होता है ठेकेदार। तो अब जो दिहाड़ी पे काम करते हैं वो बोलेंगे भाई 6 बज गए, मैं जा रहा हूँ, मेरे दे दो 500 रुपये। तो अब ये क्या होते हैं, ये आएंगे हमारे फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट में। उन्हें पता है कि इतने टाइम बाद मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन एक होता है हमारे फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट, जिसके अंदर जो ठेकेदार होते हैं उनको हमने बोल दिया कि भाई आप हमारा पूरा घर बनाओगे और इसमें मैं आपको इतने लाख रुपए दे रही हूँ। तो वो क्या है, फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट जो होगी वो एक ज़्यादा अच्छा काम करेगी मोटिवेशन का, क्योंकि इसमें वो क्या है, फिर वो 6 बजे नहीं देखेंगे, वो रात के 10-10 बजे तक काम करेंगे, क्योंकि उन्हें ये रहेगा कि मैं और ज़्यादा, मुझे अगर पैसे बचाने हैं, सेविंग करनी है, तो मुझे और अच्छे से और ज़्यादा टाइम तक काम करना होगा। तो अब ये है वेरिएबल, मतलब अलग अलग, वही वेरिएबल रीइंफोर्समेंट का मतलब वो है वही पार्शियल रीइंफोर्समेंट। ये कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी दे दो, किसी भी अमाउंट में दे दो। और कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट तो लगातार हम देते रहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होती कि फिर इंसान की ऐसी गंदी आदत हो जाएगी, वो किसी की मदद ही नहीं करता, बिना टॉफी के वो काम ही नहीं करेगा। अब इसमें आ जाता है नेक्स्ट हमारा कि ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या अंतर होता है। तो दोनों ही हमारे व्यवहार से रिलेटेड है। इसमें आता है कि अनुक्रिया और अनुबंधन, आप देखेंगे शास्त्रीय अनुबंधन। जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है हम इसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और ऑपरेंट को कहते हैं हम रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल में क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जैसे जो खाना था, जो एक्सपेरिमेंट किया था पेवलोव ने डॉग के ऊपर, तो वो जो खाना था उसके ऊपर रिएक्शन दिखे जा रहे थे, रिस्पॉन्स देखे जा रहे थे। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है कि इसके अंदर क्या है, मैं खुद कोई रिस्पॉन्स कर रही हूँ और सामने स्टिमुलस है, मैं खुद बहाने लगा रही हूँ कि मैडम मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और सामने मेरी मैडम है, स्टिमुलस है, वो मुझे कैसा रिएक्शन दे रही है। ठीक है, तो इसमें हम उल्टा करते हैं। ये क्या होता है हमारा क्लासिकल वाला दूसरों के कंट्रोल में होता है, और जो ये होता है हमारा ऑपरेंट, ये हमारे खुद के कंट्रोल में होता है। क्लासिकल में हम कोई भी आदत, हैबिट फॉर्मेशन करते हैं बच्चों के अंदर, लेकिन जो ऑपरेंट वाला होता है इसके अंदर हम अपने आप उस चीज़ को करने का एक मौका देते हैं, जो सब कुछ हम खुद से करते हैं। ठीक है, तो अब ये इसका मेन आप याद रखेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा कि इम्प्लीकेशंस तो हमने पढ़ी ली हैं, वही चीज़ें बार बार लिखी हुई है। अब हमारी इसमें लास्ट थ्योरी आ जाती है, थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं, इनसाइट। ये हमारी है अंतःदृष्टि या सूझ द्वारा सीखना, संज्ञानात्मक अधिगम या लर्निंग बाय इनसाइट। ये वाले जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये बोलते हैं कि भगवान ने इंसान को जानवरों से अलग बनाया है, क्योंकि इंसान के पास उसका दिमाग है और जानवरों के पास वो नहीं होता। तो आप जो है किसी का ज़बरदस्ती स्टिमुलस रिस्पॉन्स कराना, गलतियां कराना, ट्रायल एंड एरर करना, ये करना, इन सब चीज़ों को छोड़ो। हम क्या करेंगे, जो इंसान अपने दिमाग का यूज़ करेगा उस सिचुएशन में वो डिसीज़न लेगा, और यही वाला जो लर्निंग है वो बेस्ट लर्निंग होगी। ये सब किसने बोला था, ये इन्होंने बोला था। ठीक है, ये सारे गेस्टोल्टवादी हम इन्हें बोलते हैं कि ये हमारा इसके थे, वर्दीमर थे, कोहलर थे, कोफका थे, लेविन थे। ये सारे, इन सब ने जो लर्निंग बाय इंसाइट है, संज्ञानात्मक अधिगम, मतलब हम कोग्नेटिव भी बोलते हैं। जो कोग्नेटिव मतलब जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, कि अपने दिमाग का यूज़ करो। ठीक है, तो ये हमारा सूझ का सिद्धांत हम बोलेंगे। अब जो गेस्टोल्ट का क्या अर्थ होता है, गेस्टोल्ट का अर्थ होता है एक आकृति की पूर्णता या समग्रता, कि पूरी की पूरा होल आपको देखना, उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना। तो इसमें है, हम इसके अंदर देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया।
एक उन्होंने लिया, क्या कहते हैं, चिंपैंजी लिया, ठीक है। चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। तो उन्होंने उसको एक जो है केज में बंद करा, एक जेल में बंद करा। जो चिंपैंजी था वो था भूखा। अब जो उसकी जो सीलिंग थी, ठीक है, सीलिंग पे उन्होंने केले लगा दिए। अब केले टांग दिए और उस रूम में क्या थे, 2 बॉक्सेस थे, ठीक। हर बुक में अलग लिखा होता है, किसी में 2 बॉक्स हैं, किसी में 2 स्टिक है, बस आपको मेन उद्देश्य याद रखना है। तो उन्होंने क्या लिखा, 2 बॉक्स थे और 2 स्टिक थी। और स्टिक ऐसी थी, एक बड़ी स्टिक थी और उस बड़ी के ऊपर है ना ऐसे राउंड का कुछ शेप का बना हुआ था, और एक छोटी स्टिक थी। जब छोटी वाले को अटैच कर देंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के अंदर जा सकती थी। 2 बॉक्सेस थे। अब सुल्तान क्या करता है, उसको भूख लगी हुई है, वो ऊपर देखता है केले लटके हुए, तो वो पूरी की पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है कि मुझे भूख लगी है, केले ऊपर है। तो वो सिर्फ ऐसे ट्रायल एंड एरर नहीं करता, वो अपना दिमाग लगाता है, वो सोचता है कि मैं क्या करूं। तो वो पहले बॉक्सेस को क्या कहते हैं रख लेता है और फिर चढ़ के केले उतारता है, नहीं उतरता, फिर ऑब्जर्व करता है कि और क्या चीज़ है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब वो क्या है, स्टिक का यूज़ करता है। अब वो स्टिक का जब उसने यूज़ किया, बड़ी वाली स्टिक का यूज़ किया, अब उसने सोचा कि अभी भी केलों पे हाथ नहीं जा रहा, तो वहां देखते हैं कि और क्या चीज हो सकती है। तो वो लास्ट में जो छोटी वाली स्टिक होती है उसे देखता है, तो बड़ी वाली में छोटी वाली स्टिक लगा देता है और अब वो केले तोड़ लेता है और खा लेता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर हम पूरी की पूरी सिचुएशन को वो ऑब्जर्व करता है। वो खाली बैठा ट्रायल एंड एरर नहीं करता, ना ही कोई उसको बाहर से उसको कंट्रोल करता। तो ये उसमें अपना दिमाग लगाता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही जो इंसान होते हैं, इंसान भी अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला कि जो चिंपैंजी होते, तो इसमें क्या आया, इसमें आया कि हम इसको अपनी लाइफ में कैसे इसको हम जो है इम्प्लीकेशन करेंगे, इसको हम इम्प्लीकेशन करेंगे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं, कि आपको ऐसी इसमें ना ज़्यादातर इंटेलिजेंट बच्चे जिनका आईक्यू जो होता है ज़्यादा होता है, वही बच्चे इसमें आ पाते हैं। क्योंकि जो बाकी जो अदर स्टूडेंट्स होंगे, अदर जो बच्चे होंगे, एवरेज होंगे या बिलो एवरेज होंगे, उन्हें आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि टीचर मुझे समझाए कि कल क्या करके लाना है, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ऐसे हमें बहुत कम इंसान देखने को मिलते हैं जो खुद से सब कुछ कर लें, जो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर ले और उसका आंसर बता दें। तो इसमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हमें पूरी की पूरी सिचुएशन, होल सिचुएशन जो है उसको हमें ऑब्जर्व करना होता है। होल सिचुएशन को ऑब्जर्व के बाद हमें क्या लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, ठीक है। ये इसका मेन मकसद है। लेकिन इसमें जो है इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत होती है, जो एवरेज इंसान होते हैं वो उसे नहीं कर पाते। मान लो आप एक रूम है आपका, आप अपने घर में देखते हो, अपने घर के बच्चों को ऑब्जर्व करो या लोगों को ऑब्जर्व करो कि एक छोटा बच्चा है और आपका बेड है, ठीक है, ये आपका बेड है और एक छोटा बच्चा है, वो बेड पे चढ़ना चाहता है और बेड जो रूम में काफ़ी सारा सामान रखा है, तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टूल होता है। तो अब क्या करता है, वो डायरेक्टली तो बेड पे नहीं चढ़ता, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, फिर उसका ध्यान छोटे बच्चे का उस स्टूल पे जाता है। वो उस स्टूल को क्या करते हैं, उठा के बेड के पास रखता है और उस स्टूल पे चढ़कर बेड पर चढ़ जाता है उस स्टूल की मदद से। तो इस टाइम पे आप ऐसे बच्चों को क्या कहोगे कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो अपनी पूरी की उसने अपना सारा दिमाग का यूज़ किया, चीज़ों को ऑब्जर्व किया, सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, फिर एक डिसीजन मेकिंग ली। तो ऐसे लोग जो होते हैं और उसका जो उद्देश्य था वो फुलफिल हो गया। क्योंकि मान लो उस बच्चे का उद्देश्य क्या था, बेड पर चढ़ना, तो उस बच्चे का वो उद्देश्य पूरा हो गया। जैसे सुल्तान का चिंपैंजी का उद्देश्य था केले खाना, उसने वो केले खा लिए। तो इसमें ये है, हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। या आपको अगर मान लो कोई लोग झूठ भी बोलते हैं, आप सामने एक सिचुएशन आ गई और आपको अचानक से डिसीजन लेना है, हर कोई लीडर नहीं बन सकता, तो बाकी उसके सबॉर्डिनेट होते हैं वो फॉलो करते हैं। जो मेन जो इंसान होता है जो डिसीजन लेता है, तो वो कहेंगे कि उसके अंदर इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, कि वो उस काबिल है कि वो डिसीजन ले सके, और बाकी उसके फॉलोवर होते हैं। तो ये वाले, और इसमें क्या होता है,
जो दिमाग होता है उसका रोल सबसे ज़्यादा होता है। अब जो बाकी जो थ्योरियाँ हैं, ठीक है, जो बाकी जो थ्योरी है ये उससे कैसे अलग है, तो इसमें अगर हम इवैल्यूएशन करें तो हर थ्योरी का जो है अपना एक रोल होता है। कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम ट्रायल एंड एरर की थ्योरी को बिल्कुल हटा देंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपको बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसको सीखने के लिए ट्रायल एंड एरर की थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी। बिना ट्रायल एंड एरर की थ्योरी के आप साइकिल चलाना नहीं सीखोगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपने दिमाग में देख लिया साइकिल ऐसे चलाते हैं, दिमाग में तो सब देखते हैं लेकिन जब चलाते हैं तो सारे गिरते हैं। तो उसमें आपको ट्रायल एंड एरर की थ्योरी ही चाहिए। आपको डांस सीखना, आपको म्यूजिक सीखना, आपको गाना गाना है, ठीक है, खाना बनाना है, कुछ भी करना है, इन सब चीज़ों में आपको ट्रायल एंड एरर की थ्योरी का यूज़ करना पड़ेगा। अब है कि आपको एक बच्चे में अच्छा व्यवहार लेके आना है कि वो अब स्कूल से आए, ठीक है, अपने किताबों को, जूतों को इधर उधर ना फेंके और वो तरीके से अपने कपड़े जो है कपड़े उतारता है, बेड पे फेंकने की वजह उसे तय करके साइड में रखता है, शूज़ को अपने सॉक्स डाल के रखता है। तो ये सब आप कैसे सिखाओगे? ये हैबिट फॉर्मेशन करने के लिए आपको कंडीशनिंग की थ्योरी का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और या फिर आपको बच्चे को डिसीजन मेकिंग लेना सिखाना है कि वो कैसे कोई डिसीजन ले, तो वो किसका यूज़ करेगा? वो इनसाइट थ्योरी का यूज़ करेगा। तो कोई भी थ्योरी को आप छोड़ नहीं सकते, हर थ्योरी का अपना महत्व है। तो इसलिए हमें इस सारी थ्योरी का जो थ्योरीज होती हैं उनका सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना पड़ता है, और इन सब के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या बनता है कि हमें जो है हमारा जो उद्देश्य लर्निंग का वो फुलफिल होता है। तो आई होप कि आपको सारी थ्योरीज समझ आ गई हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन गुड बाय।